students, hope you all be doing great. Welcome to Akaz Academy. is आपका मुझे सही जो टीचर. So students, आज हम जो है अपने सेकेंड ईयर की स्केलेटल सिस्टम ऑफ प्लांट्स चैप्टर 7 उसका लास्ट टॉपिक मसल्स को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो मसल्स के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे मसल्स के बारे में. ठीक है, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिसऑर्डर्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो वी ऑल नो कि मसल्स क्या हैं. हमारे पास वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं और हमारी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको रेगुलेट करते हैं. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली और मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसको करना, रिलैक्सेशन कहते हैं, रिलैक्स करना. ठीक है, फैल जाना, यानी जो सिकुड़ने और फैलने का अमल होता है मसल्स का, दैट इज़ बेसिकली द यू कैन से मेजर रीज़न फॉर आवर मूवमेंट. यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी हम बॉडी पार्ट्स को मूव करने में यू कैन से हमारी कैपेबिलिटी होती है, वो किस वजह से मसल्स की वजह से होती है. ठीक है, और स्टडी ऑफ मसल्स को हम मायोलॉजी का नाम देते हैं. ठीक है, आपने अगर सुना हो मायोलॉजी के बारे में, जो हम मसल्स की स्टडी करते हैं उसको मायोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, इसके अलावा मायोग्लोबिन का नाम आप लोगों ने जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में मायोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ा है, राइट. तो मायोग्लोबिन को भी मायोग्लोबिन इसी मायोलॉजी की वजह से ही कहा जाता है. ठीक है, दे ऑल्सो फंक्शन टू होल्ड बॉडी पार्ट्स एंड पोस्चरल पोजीशन, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स एंड हीट प्रोडक्शन. इसके अलावा हमारी बॉडी की जो पोस्चरल पोजीशन होती है, यानी हमारी बॉडी का जो पोस्चर मेंटेन करने में यू कैन से रोल होता है, वो भी हमारे पास मसल्स का होता है. इसके अलावा हीट प्रोडक्शन, ऐसी बात है जब कोई वर्क हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हीट तो प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर. ठीक है, स्वेट का प्रोसीजर होता है, स्वेटिंग का जो प्रोसीजर होता है, ये सारा कुछ हीट प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होता है, ये सारा कुछ मसल्स से ही हो रहा होता है. ठीक है, तो अब मसल्स का स्ट्रक्चर उसने बाद में एक्सप्लेन किया, पहले वो मसल्स की टाइप बता रहे हैं. तो मेजरली जो है वो हमारे पास मसल्स जो है वो 3 टाइप्स की होते हैं, दैट इज स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स. आपकी बुक के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का चार्ट बना हुआ है, कहीं भी इस तरह का मतलब इतना ईजी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा इन तीनों का. ठीक है, नीचे डायग्राम्स के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसी को हम डिस्कस करते हैं. स्मूथ मसल्स की बात करें तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है ना वो स्मूथ मसल्स वेरियसली जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक हो गया, और इनका फंक्शन जो है वेरिएबल होता है, यानी बाकी मसल टाइप्स की निस्बत इनका फंक्शन जो है वो काफ़ी वेरिएबल होता है, यानी मल्टीपल फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं. ठीक हो गया, शेप की बात करें तो ये स्पिंडल शेप होते हैं, यानी सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, और सिंगल न्यूक्लियस होता है, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं. ठीक है, एक ही न्यूक्लियस होता है जो कि सेल के सेंटर में मौजूद होता है. और मायोफिलामेंट्स इसके जो होते हैं, मायोफिलामेंट्स क्या हैं आप, ठीक है, मायोफिलामेंट्स एक्टिन और मायोसिन होते हैं. ठीक है, इसके बारे में हम मसल के स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे. तो मायोफिलामेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, सैक्रोमियर्स में अरेंज नहीं होते हैं. ये टर्म्स अभी आप लोग के लिए नहीं है क्योंकि इसने पहले टाइप्स बता दी हैं, स्ट्रक्चर बाद में बताया, तो अभी आपको समझ नहीं आएगी. अभी मैं ये टाइप्स करवा लूँ तो फिर मैं आपको पहले ये स्ट्रक्चर समझाऊंगी, उसके बाद फिर फर्दर मैं बताऊँगी क्या करना है. ठीक है, तो स्मूथ मसल जो है हमारे पास उनकी कोई स्ट्राइटेड अपीयरेंस नहीं होती, यानी उनमें स्ट्राइशन नहीं होती. स्ट्राइशंस कहते हैं ये इस तरह से स्ट्राइशंस, ये नजर आ रही है, ये जो लाइन सी आ रही है, दीज आर कॉल्ड बेसिकली स्ट्राइशंस. तो स्मूथ मसल्स में ये आप लोग को नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कोई इस तरह की स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं है. ठीक हो गया, इसके अलावा क्या होता है, इनके पास जो है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आप लोग को पता है क्या होते हैं, ठीक है, जो साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं, तो इनके नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं. दे नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इनके पास होते हैं. इसी वजह से इनकी जो है वो स्मूथ अपीयरेंस होती है माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि इनमें कोई स्ट्राइशंस नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स नहीं होते हैं इनके पास. इसके अलावा इनवॉलंटरी एंड फंक्शन है, यानी इनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते. दे आर कंट्रोल बाय आवर नर्वस सिस्टम, हमारे सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनको कंट्रोल करता है. दे आर नॉट इन ऑल ओन वॉलंटरी कंट्रोल. ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी एंड यूरिन ट्रैक्ट एंड ब्लड वेसल्स. इन सारे एरियाज में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं. ठीक हो गया, नेक्स्ट कार्डिक मसल्स. कार्डिक का आप लोग को पता है, जहाँ पे भी वर्ड आएगा आपने आंखें बंद करके जो है वो देख लेना कि हाँ जी ये हार्ट की बात होगी, तो ये मसल्स सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है और कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होते हैं. दे कार्डिक मसल्स, ये ब्रांच होते हैं और स्ट्राइटेड होते हैं जैसे स्केलेटल मसल्स होते हैं, लेकिन हर सेल के पास एक इंटरेस्ट होता है लोकेटेड नियर द सेंटर. ठीक है, बिल्कुल वही स्मूथ मसल्स वाला ही सीन है, लेकिन उनका चक्कर क्या है कि इनके पास स्ट्राइशन होती है. ये आपको नजर आ रहा है, इंटरसेलेटेड इससे कुछ ज़्यादा है, सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी हमने उनके बारे में. ठीक है, तो ये जो स्ट्राइशंस दिखा रहे हैं ना, ये बेसिकली कार्डिक मसल्स की हैं, और यही इंटरसेलुलर गैप जिसकी वजह से जो है ब्रांचिंग फाइबर होती हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरसेलेटेड ही वो होती है जो कि एक्शन पोटेंशियल को पास करती हैं, सेल टू सेल में अलाउ करती हैं. ठीक है, तो इन इंटरसेलुलर जिसके लिए ज़रूरी है कि इनकी सेल टू सेल अटैचमेंट हो, जिसकी वजह से स्ट्राइशंस इसमें प्रेजेंट होती हैं, ब्रांचिंग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक हो गया, स्केलेटल मसल्स हमारे पास कौन से हैं, जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं और मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, पूरी होल बॉडी मूवमेंट में. ठीक है, लोकोमोशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी हमारी पूरी बॉडी का जो मूवमेंट है, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग वगैरह जितना भी है जिसमें मूवमेंट्स आ रही हैं, पूरी होल बॉडी की मूवमेंट होती है, वो बोन के साथ अटैच होते हैं.
और यही हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी मूवमेंट्स के लिए। ठीक हो गया। नीचे आप लोग को ये पहला चार्ट नज़र आ रहा है, बिलीव मी देखने में अजीब सा है बट इसके अंदर बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन हुई है, इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन मैंने कहीं पर भी नहीं देखी है। ठीक है, अगर आप इसको जो है वो एक बार याद कर लें तो आपको इनका डिफरेंस कभी भी नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले मसल अपेयरेंस की बात करें तो अभी हम पढ़ के आए हैं अनस्ट्रिप्ड होते हैं, इनमें स्ट्राइशंस नहीं होती स्मूथ मसल में। ठीक है, कार्डिक मसल में रेगुलर स्ट्राइशंस होती हैं, इरेगुलर स्ट्राइशंस होती है सॉरी, और स्केलेटल मसल में रेगुलर स्ट्राइशंस होती हैं। अच्छा, अब स्केलेटल मसल में रेगुलर स्ट्राइशंस होती हैं और कार्डिक मसल में इरेगुलर स्ट्राइशंस होती हैं। ज़रा इसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं, ये आपके पास कार्डिक मसल्स हैं, इनके अंदर आप लोग को नज़र आए तो जिधर देखें वहाँ स्ट्राइशन है। ठीक है, स्ट्राइशन की कोई यू कैन से रेगुलेशन नहीं है, जहाँ देखोगे अगर आपको स्ट्राइशन नज़र आएगी, जबकि स्मूथ मसल्स में जो स्ट्राइशन है वो रेगुलेटेड, वो एक सिंपल पाथवे यानी एक सीक्वेंस से आ रही है। ठीक है, नज़र आया, ये डिफरेंस है रेगुलर इरेगुलर। सही हो गया। तो स्केलेटल मसल्स में हमारे पास रेगुलर होती है जबकि कार्डिक मसल्स में रेगुलर होती है। सेल शेप की बात करें तो स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप होते हैं, कार्डिक मसल्स ब्रांच होते हैं, और स्केलेटल मसल्स या तो स्पिंडल होते हैं या सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, न्यूक्लियाई की बात करें, स्मूथ मसल में एक ही सेल होता है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि स्केलेटल मसल जो है उनमें काफ़ी सारे न्यूक्लियाई होते हैं, मैनी परसेंट मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसके अलावा स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो स्मूथ मसल्स की स्लो होती है, इनकी इंटरमीडिएट होती है कार्डिक मसल्स की, और स्लो टू रैपिड होती है स्केलेटल मसल्स की। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि मूवमेंट किस तरह से हो रही है, तो स्लो से लेकर रैपिड तक इनकी जो है वो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन करवाता कौन है स्मूथ मसल्स में? तो स्मूथ मसल्स में बड़ा इनवॉलेंट्री होती है, तो नर्वस सिस्टम करवाएगा। कार्डिक मसल्स जो है वो भी इनवॉलेंट्री होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कार्डिक मसल्स ने हर वक्त जो है वो यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है, हार्ट बीट बनकर रोल होता है, तो वो स्पॉन्टेनियस होता है, ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। जबकि स्केलेटल मसल का भी नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होता है। फंक्शन की बात करें तो कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स। स्मूथ मसल जो है वो क्या करते हैं, जो हमारे पास हॉलो ऑर्गन्स होते हैं ना, हॉलो ऑर्गन कौन से सोचे ज़रा, सोचे ब्रेन इज़ अ हॉलो ऑर्गन। ठीक है, ब्रेन इटसेल्फ जो है वो एक हॉलो ऑर्गन है। ठीक है, उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो उसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इटसेल्फ वो है एक हॉलो ऑर्गन होता है। ठीक है, तो हॉलो ऑर्गन में हमारे पास ये ब्रेन आ जाता है, तो उसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है सब्सटेंसेस की वो कंट्रोल करते हैं हमारे पास स्मूथ मसल्स। जबकि कार्डिक मसल्स की बात करें तो वो ब्लड को पंप कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये इनका फंक्शन है। उसके बाद स्केलेटल मसल्स जो है वो स्केलेटन को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल इनका कंट्रोल नहीं होता है, इनवॉलंटरी होते हैं। कार्डिक पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि देखा हमने हार्ट के मसल्स को रोका और फिर हार्ट के मसल्स को चला दिया, ऐसे तो नहीं होता ना, तो इनवॉलंटरी होते हैं। हमारा से स्केलेटल मसल्स पे कंट्रोल है, यानी हम अपनी टांगे बाजू अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, तो इन मसल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल है, दे आर अंडर ऑल वॉलंटरी कंट्रोल। ठीक हो गया बच्चों, सो इट्स वेरी वेरी ईजी, इस पर कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, तो फर्दर स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि आप लोग को अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपको जो है ये स्ट्रक्चर वाली कहानी समझ में आएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, उन स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बुक से रीड आउट करके जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें ज़रा, तो हमारे पास सबसे पहले एक टर्म आप लोग यूज़ करेंगे आगे, सैक्रोमियर। ठीक हो गया। अब ये सैक्रोमियर क्या बुलाया है? बेसिकली सैक्रोमियर वो बेसिक यूनिट है स्ट्राइटेड मसल का, जो कि 2 जी लाइन के अंदर प्रेजेंट होता है और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जी लाइन की आप लोग की नई चीज़, आप लोग को नहीं पता जी लाइन क्या होती है। ठीक है, तो जी लाइन बेसिकली क्या होता है, ये जी डेस्क भी इसको बोला जाता है। ये वो बाउंड्री है जहाँ पे हमारे पास 2 सैक्रोमियर्स आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स आपस में अटैच होते हैं जहाँ पे, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली क्या कहलाती है, जी लाइन। उसके बाद सार्कोलिमा की बात करें तो हमारा जो मसल सेल्स होते हैं ना, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, उसको हम सार्कोलिमा का नाम देते हैं। ठीक हो गया। ए बैंड और आई बैंड, ए बैंड हमारे पास इनिसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, और ये वो डार्क बैंड है जिनके पास थिक फिलामेंट्स होते हैं, दैट इज़ मायोसिन, और थिन फिलामेंट होते हैं एक्टिन, जो कि सेम लेंथ के रहते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। यानी जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हमारे पास जो ये होते हैं थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं ना, ओवरऑल ए बैंड उसकी कॉन्ट्रैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आता। यानी ए बैंड जो है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन उसकी लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन द सेम। उसके पास ओवरलैपिंग फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें मेरी ए बैंड के अंदर थिक मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट है और एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट है हमारे पास। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन दोनों आपस में ओवरलैप होते हैं इसमें ए बैंड में, जबकि आई बैंड में ये लाइट बैंड होता है, इसमें सिर्फ एक्टिन होते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी। इतना आसान एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, नई किताब से ढूंढने से आपको मिलेगा। मैंने अलग से कंपाइल करके लिखा ही इसलिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक हो जाए।
नेक्स्ट एम लाइन की बात करें तो सेक्रोमियर की वो लाइन जहाँ पे मायोसिन आपस में अटैच होते हैं ना, वो हमारे पास कहलाती है एम लाइन। नेक्स्ट एच जोन, वो पार्ट जहाँ पे ए बैंड, जहाँ पे सिर्फ ए बैंड वो यानी ए बैंड का वो पार्ट जहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट्स यानी मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, वो एच जोन कहलाता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना मसल तो एच जोन डिसअपीयर हो जाता है। ठीक हो गया। ट्रोपोमायोसिन, अब ट्रोपोमायोसिन बेसिकली एक प्रोटीन है, ठीक है, जो क्या करता है एक्टिन को और मायोसिन बाइंडिंग साइट को आपस में अटैच करता है इन अ रेस्टिंग मसल, यानी वो मसल जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, उस मसल के अंदर एक्टिन और मायोसिन ब्लॉकिंग साइट्स जो होती हैं उनको आपस में रेगुलेट करने का काम होता है ट्रोपोमायोसिन का। अब ट्रोपोमायोसिन 3 टाइप्स का होता है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। अब ट्रोपोनिन आई की बात करें ना तो ये क्या कर रहा होता है, बेसिकली कैल्शियम जब एब्सेंट होता है ना तो एक्टिन मायोसिन की जो बाइंडिंग होती है उसको ये रोक देता है। इनहिबिटरी सब यूनिट है, ट्रोपोनिन आई फॉर इनहिबिटरी सब डाल सकते हैं, यानी ये हमारे पास एक्टिन और मायोसिन की अटैचमेंट को रोकता है। ट्रोपोनिन टी की बात करें तो ये ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को एक प्लेस में रखता है। ठीक है, जब आगे आप स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह, तो उसमें ये तीनों चीज़ें डिटेल से बताऊँगी। तो सब यूनिट वो सब यूनिट जो कि हमारे पास कैल्शियम को बाइंड करता है, सी फॉर कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। इसके अलावा हमारे पास एक्टिन और मायोसिन इंटरेक्शन को जो है वो ट्रिगर कर रहा होता है, वो हमारे पास कौन सा है, क्या कहलाता है, ट्रोपोनिन सी कहलाता है। अब ये नीचे देखें, सैक्रोमियर का मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, एक्टिन से मिलकर बना होता है और मायोसिन थिक फिलामेंट से मिलकर बना होता है। सैर्कोलीमा क्या है, वो हमारे पास जो है वो क्या है, बेसिकली एक्शन रिएक्शन कंडक्ट करवाई थी, लेकिन ये है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। ठीक है, ए बैंड, आई बैंड, जी बैंड सब कुछ बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ईजी वर्डिंग में आपको ईजी से याद हो जाए। ए बैंड बता चुकी हूँ, उसके अंदर थिक फिलामेंट्स ओवरलैप करते हैं एक्टिन के साथ। आई बैंड के अंदर सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट होता है और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये शॉर्ट करते हैं। एम लाइन जो है वो मायोसिन को एंकर करती है, जी लाइन क्या करती है, एक्टिन को एंकर करती है और सैक्रोमियर की बाउंड्री बनाती है। और डिसअपीयर कौन होता है जी, हमारे पास एच जोन डिसअपीयर करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिप्रेजेंट कहाँ होता है, ए बैंड के मिडिल में जहाँ पर मायोसिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन्स की बात करें तो ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स में 3 प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, आई जो है वो इनहिबिटिंग करता है बाइंडिंग की, जबकि ट्रोपोनिन सी जो है वो बाइंड करता है कैल्शियम को ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ठीक है, और ट्रोपोनिन टी की बात करें तो वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास कुछ टर्म्स थी जो कि आप लोग को आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स जो हैं उनकी ना स्ट्राइटेड अपीयरेंस होती है, ये बात आप लोग को बोलनी चाहिए चुकी होगी। ठीक है, यानी उनके पास स्ट्राइटेड अपीयरेंस होती है, वो लाइट और डार्क बैंड की फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है, अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब इनके पास जो है मसल सेल और मसल फाइबर होते हैं। अब सुनना है गौर से बात, इनके पास मसल फाइबर्स होते हैं या मसल सेल होते हैं। ठीक है, फिर इन मसल फाइबर्स के बंडल्स जो होते हैं ना वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, और हर मसल के एंड पे कोलेजन प्रेजेंट होता है और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि टेंडन बनाता है। टेंडन कौन होता है, मसल को बोन के साथ अटैच करता है, पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में। तो मसल्स यही बना रहे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल को स्केलेटल एलिमेंट्स के साथ अटैच करते हैं। और हर स्केलेटल मसल फाइबर एक सिलेंड्रिकल सेल है। ठीक है, अब समझिए बात को, यानी हर स्केलेटल मसल फाइबर जो कि मसल फाइबर है ना, स्केलेटल मसल फाइबर से मिलकर बने हैं। और हर मसल फाइबर एक सेल होता है, सिंगल सिलेंड्रिकल सेल होता है जिसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, सार्कोलेमा होता है और इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियर होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड रहते हैं, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, सार्कोलेमा मसल सेल क्या करती है कि हमारे पास जो है हॉलो एलोंगेटेड ट्यूब के अंदर पेनिट्रेट करती है जिसको हम ट्रांसवर्स की ट्यूब कहते हैं। ठीक हो गया, यानी अब बात बहुत गौर से समझने वाली है। वो जो सार्कोलेमा होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, वो क्या करती है, एक हॉलो एलोंगेटेड ट्यूब के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करती है जिसको हम ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक हो गया, और इसके जो साइटोप्लाज्म होता है ना मसल फाइबर को, उसको हम सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं। और इसके अंदर जो ER प्रेजेंट होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम बना देते हैं। ठीक है, यानी जो भी है उसके साथ हमने सार्को लगा देना है फॉर मसल्स। विद द मसल फाइबर्स थिन मायोफिब्रिल फिलामेंट होते हैं जिनके पास क्रॉस स्ट्राइएशंस होते हैं। ठीक है, हम मायोफिब्रिल्स की बात करें तो ये 1 to 2 मीटर इन डायमीटर होते हैं, माइक्रोन मीटर डायमीटर होते हैं, पैरेलल फैशन में होते हैं, पूरे सेल में फैले होते हैं। और हर मायोफिब्रिल के अंदर जो है वो 2 टाइप ऑफ मायोफिलामेंट प्रेजेंट होती है जो कि थिन फिलामेंट होते हैं और थिक फिलामेंट होते हैं। थिन फिलामेंट्स कौन से, एक्टिन फिलामेंट्स, और थिक फिलामेंट्स कौन से, मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक हो गया,
अब नीचे स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्राइटेड नेचर जो है वो हमें ऑब्जर्व नज़र आ रही होती है रेगुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में, डार्क बैंड जिनको ए एंड आई बैंड्स कहते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स बाय थिन डार्क लाइन्स, ठीक है, ए बैंड्स डार्क होते हैं, आई बैंड्स लाइट होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से ये बात सामने हमारे पास आई है कि थिक और थिक फिलामेंट्स की जो हमारे पास रेगुलर ट्रांसमिशन है, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट है, उसकी वजह से क्या होगा कि एक बैंड से क्रिएट हो जाएगा जिसको हम जी लाइन का नाम देते हैं, ठीक हो गया, ये मैं बता चुकी हूँ। मायोफिब्रिल दो जी लाइन्स के दरमियान का जो एरिया होता है उसको हम साइक्रोमीर कहते हैं, और ये बेसिकली सिंगल कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है। आपसे कोई भी पूछ ले कि व्हाट इज सिंगल कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल, तो उसने अपने साइक्रोमीर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जी लाइन के अंदर क्या होता है, मायोफिलामेंट्स दोनों साइड से एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है, और ये मायोफिलामेंट्स के अंदर होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि थिक एंड थिन फिलामेंट्स आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है, नहीं थिक वाले थिन पे और थिन वाले थिक के ऊपर आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और ट्रांसफर सेक्शन बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से 6 थिन फिलामेंट्स आते हैं हर मायोफिलामेंट के पास, ठीक है। अब ये बात आप लोग इसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि उस अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, 6 थिन मायोफिलामेंट्स अराउंड ईच थिक मायोफिलामेंट, यानी एक मायोसिन के पास 6 एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मैं बता चुकी हूँ थिक कौन से मायोसिन और थिन वाले कौन से एक्टिन। जहाँ पे थिक का नाम आएगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली समझ लेना मायोसिन की बात होगी, थिन का जहाँ पे नाम आएगा वहाँ एक्टिन की बात होगी, ठीक है। और इसी वजह से क्या हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास ये बैंड्स होते हैं ना रिकग्नाइजेबल होते हैं साइक्रोमीर, इसी अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है। और सारी जो लेंथ होती है जो कि ए बैंड बना रही होती है, और ए बैंड एनिसोट्रोपिक यानी ये पोलराइज कर सकते हैं विजिबल लाइट को, ठीक है। और थिन फिलामेंट्स जो है उनके पास आई बैंड होती है। थिन फिलामेंट्स कौन से, एक्टिन फिलामेंट्स, जिनमें आई आइसोट्रोपिक होते हैं और ये नॉन पोलराइजिंग एनर्जी होते हैं। ए बैंड का जो है वो बाकी सारे ऑरिजिन से जो थोड़ा सा वो सेंटर जो है वो फ्रिक्वेंसी लाइटर होता है, कोई ओवरलैप नहीं होता है, इसी को हम एच जोन कहते हैं। एच जोन जो है वो हमारे पास ब्राइट को डिफ्रेंशिएट करता है, ये मैं बता चुकी हूँ, और ये ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन डिसअपीयर हो जाता है। अब वो जो एच जोन इटसेल्फ है ना, उसको भी एक लाइन जो है वो सेपरेट कर रही है, उसको हम एम लाइन का नाम देते हैं। और ये दो एम लाइन क्या कर रही होती है, मायोसिन फिलामेंट्स को एक जगह पे जो है वो कनेक्ट कर रही होती है, ठीक हो गया। यहाँ नीचे डायग्राम से अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, ये आप लोग को नज़र आ रहा है, इसमें जो है वो जूम आउट करके आपको मसल फाइबर दिखा रहा है। ये जो हमारे पास बेसिकली ये ए बैंड है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये हमारे पास आई बैंड है और ये भी आई बैंड है। अब ए बैंड नजर आ रहा है, ए बैंड का जो एक सेंटर इसने दिखाया है, ये वाला एरिया, दैट इज़ बेसिकली और एच जोन, ठीक है। और जी लाइन या जी डिस्क जो है हमारे पास वो क्या है, वो दो एच जोन्स के दरमियान जो रीजन होते हैं थिन फिलामेंट यानी एक्टिव फिलामेंट से मिलकर बना होता है आई बैंड के अंदर, दैट इज और जी जोन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिन फिलामेंट्स जो है उनकी लेंथ बता दिए, एमसीक्यू रूप में बता सकते हैं, यानी एक्टिव फिलामेंट्स की क्या लेंथ है, थिक फिलामेंट्स की सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स की 16 नैनोमीटर और इनमें सिर्फ मायोसिन प्रोटीन होता है, ठीक है, बता चुकी हूँ। और थिन फिलामेंट्स में कौन से होती है 7 to 8 नैनोमीटर, इनके अंदर सिर्फ हमारे पास कौन से 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन होते हैं। और ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली ये इस तरह से इंटरट्विस्टेड बीड की फॉर्म में होते हैं, यानी एक बीड की फॉर्म में होते हैं। ट्रोपोनिन इसको कह सकते हैं ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स, ठीक है, ये हमारे पास ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स है। बेसिकली ये पूरा एक्टिन है, उसके ऊपर ये 3 तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना, वो आपस में क्या करते हैं, यू कैन से स्पाइरल शेप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी जो है वो क्या होती है, इनकी जो एक्टिन कोर होती है ना, ये इनको स्टिफ करने में हेल्प कर रही होती है, सही हो गया। तो ये ट्रोपोनिन के 3 तरह के प्रोटीन्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, और ये 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है, हर मायोफिलामेंट के लिए प्रेजेंट होता है, यानी हर एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इन मसल का काम क्या है, सॉरी इन प्रोटीन्स का काम क्या है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इनका बहुत क्रूशल रोल है इन मसल कॉन्ट्रैक्शन में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रोपोनिन आई की बात कर लेते हैं, बता चुकी हूँ। ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी जो है हमारे पास कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल अमाउंट टीएनटी यानी ट्रोपोनिन जो टी है वो भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और ये बहुत स्केलेटल मसल में भी प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल में भी प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो ट्रोपोनिन सी यानी कैल्शियम है, ट्रोपोनिन जो है वो हमारे पास मसल्स में भी प्रेजेंट होता है, स्केलेटल मसल्स में भी, इसके अलावा कार्डियक मसल में भी प्रेजेंट होता है। टीएनआई का बता चुकी हूँ, इनहिबिटरी सब यूनिट है जो कि एक्टिन के साथ बाइंड करता है। टीएनटी क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है और उसको एक्टिन में हेल्प करने में हेल्प करता है। यानी ये जो हमारे पास एक्टिन प्रोटीन है ना, इसके ऊपर बाइंडिंग के अंदर जो चीज़ हेल्प कर रही है वो बेसिकली यही ट्रोपोनिन टी है। ये ट्रोपोनिन टी क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन ये आ रहा है, ठीक है, ये जो वाइट से जरा नहीं, ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन को एक्टिन के ऊपर बाइंड करने में कौन हेल्प कर रहा है, टीएनटी। अगर टीएनटी नहीं प्रेजेंट होगा तो ट्रोपोमायोसिन जो है वो इसके साथ बाइंड नहीं करेगा एक्टिन के साथ, इसकी बाइंडिंग अटैचमेंट के अंदर इसका रोल होता है।
और टी एंड सी क्या करते हैं, कैल्शियम आयंस को बाइंड करने का हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बोथ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन हेल्प कंट्रोल द मायोसिन एक्शन इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जितनी भी इंटरेक्शन को सारे रेगुलेट कर रहे होते हैं, ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन टी की बात, ठीक है। अच्छा, अब नीचे एक छोटा सा साइड पैच इसको भी देख लेते हैं। इसमें वो कह रहा है कि हर जो मायोसिन फिल्म है मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर 6 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जो कि इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके पास टेल भी आ जाते हैं और हेड भी आ जाते हैं। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास इस तरह से मायोसिन अटैच है कि उनके पास हेड भी आ रहा है और टेल भी आ रही है। और हर थिक फिलामेंट के पास तकरीबन 300 मायोसिन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, ठीक है। यानी हर थिक फिलामेंट की बात हो रही है, हर मायोसिन फिलामेंट्स के पास 300 मायोसिन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, सही है। तो इट कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, आपको जनरल आंसर ठीक है। अब बात करें तो उनके पास जो किडनी शेप पॉलीपेप्टाइड चेन्स नजर आ रही है ना आपको, तो ये बिल्कुल सी नजर आ रही है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जिसको हम जी एक्टिन का नाम देते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे पास मायोसिन हेड्स को अटैच करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जी एक्टिन मोनोमर्स क्या करते हैं, फिर लॉन्ग चेन्स बनाते हैं फिब्रिस और एफेक्टिन की, ठीक है। और बैकबोन हर जो होती है ना ईच फिलामेंट की, वो क्या करती है कि 2 एक्शन फिलामेंट्स की हेल्प की वजह से जो है वो बन रही होती है। यानी इसका मतलब ये है कि वो इस तरह से आपस में ट्विस्टेड होती हैं, जैसे 2 वो क्या कहते हैं, पर्ल की जो एक होती थी लड़ी सी, ऐसे लगता है 2 मोतियों की लड़ियाँ जो है वो ऊपर नीचे हैं, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मोतियों की लड़ियाँ जिस तरह से ऊपर नीचे जो है वो ओवरलैप होती हुई चल रही है, ऐसे ही लग रहा है ना। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि हर जो थिन फिलामेंट है, यानी हर एक्टिन फिलामेंट जो है वो 2 एक्टिन फिलामेंट्स की इंटरमिनिंग से बन रहे हैं। कौन कौन से एक्टिन फिलामेंट, एफ एक्टिन और जी एक्टिन, यानी एफ एक्टिन और जी एक्टिन दोनों मिलकर जो है वो एक्टिन फिलामेंट ग्लोबुलर एक्टिन जो है और एफ एक्टिन फिब्रस एक्टिन दोनों मिलकर जो है ओवरऑल एफ एक्टिन बना रहे होते हैं, एक्टिन फिलामेंट बना रहे होते हैं। और फिर ओवरऑल माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ये हमारे पास पर्ल लाइक अपीयरेंस जो है वो शो होती है, सही हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स एंड हो जाता है। बहुत इजी सा टॉपिक था, कोई इसके अंदर एज सच यू कैन से मुश्किल बात नहीं, ठीक है। और ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ना, ये इसको देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारे पास हर मसल जिससे कवर्ड होता है, जैसे हमने बोन से पढ़ा था ना, ऐसी मसल्स में, तो उसको हम एपीमाइसिन कहते हैं। और इसके अंदर जो है हमारे पास 100 to 1000 मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट बंडल्स में अटैच होते हैं, उनको फासिकल्स का नाम होता है, मसल फारिकल, ठीक है। और एक फासिकल पेरीमाइसियम से जो है वो बाउंडेड होती है, ठीक हो गया। ये आप लोगों को डायग्राम नजर आया। अब गौर से देखें, ये एक मसल है, ठीक है, इसको उसने जूम आउट करके दिखाया, ये उसका मसल बंडल है, ये उसका एपीमाइसियम है, ठीक हो गया, ये उसका पेरीमाइसियम है, सही हो गया। और फिर उसने उसको जूम आउट करके दिखाया, एक मसल फाइबर मसल सेल भी है, एक मसल फासिकल से जो है वो एक मसल फाइबर निकली है, फासिकल इज अप टू यू, तो उसमें से ये निकली है। फिर आगे उसने ये एडजोन आईजोन और जितने भी हमारे पास बैंड वगैरह वो दिखाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ से आई, मसल से आई, ठीक है। मसल्स के अंदर बेसिकली जो है वो क्या प्रेजेंट होती है, बोन होता है, टेंडन होता है। और इसको जब जूम आउट करके उसने दिखाया तो ये आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। फिर उसका मसल बंडल को उसने जूम आउट करके दिखाया तो मसल फासिकल नज़र आ रहा है। मसल फासिकल जो है ना बेसिकली ये बंडल है, ठीक है, यानी इसमें काफ़ी सारे हमारे पास डिस्क्रीट बंडल है मसल सेल के प्रेजेंट है। अब उन बंडल्स में से एक सेल उसने यहाँ पर जूम आउट करके दिखाया, समझ आई बात। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी ही बेसिकली बहुत इजी थी, कोई इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। मैंने सारी चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आंसर कर दूँ, ठीक है। सो वेरी इजी टॉपिक, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। चल नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, डिटेल से अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आपको बताएगा किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। अभी आपने कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा, आपने जस्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है, मसल की टाइप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दैट फर्दर कोई भी न्यू वीडियो आए तो हम उसको मिस ना करें। इसलिए आप लोगों से नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।